चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की पीवाईक्यूज आपको करवा रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को बताया गया है कि यार ये हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है बेटे, आपको सिखाना है, आपको कॉन्सेप्ट कराना है, आपको सब कुछ समझाना है, फिर आगे बढ़ना है बेटे। जितने भी एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बच्चे और कह रहा है सर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है बच्चे, और वो कब होता है जब एंगल बने। इस वाले के ऊपर इधर को फोर्स लगेगा और इस वाले के ऊपर नेट फोर्स इधर को लगेगा। सीबीएसई 2024 में पूछा गया सवाल है, कह रहा सर दो आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टर्स है बेटे, दो आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स है B1 और B2। वैल्यू अगर चेंज कर दी, फॉर्मूला सेम, क्वेश्चन सेम, तो आपसे इतना तो बोल सकता हूं भाई कि इसका आंसर आप मुझको प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और पिछले काफी सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो जैसे आप लोगों को बताया गया है कि यार ये हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है बेटे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह आपका चैप्टर 1 का वन शॉट 30, 40, 50 मिनट्स में और शाम को पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की पीवाईक्यूज आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी देखो, यहां पर करीब मेरे पास 21 सवाल के आसपास है, जिसमें आपका 19 तो एमसीक्यूज है और 2 असर्शन रीजन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो आएगा, बट जितने भी एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं वो सारे के सारे मैं यहां पर लेकर आया हूं, आप मेरे साथ करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप करिए, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप देखिए, फिर आपको मेरे साथ जो मेरा सोल्यूशन है तब करना है, तो आपको ऐसे ही मजे आएंगे। आई डोंट नो ये कितनी देर की वीडियो रहने वाली है, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट, जितनी भी देर की, बड़ा आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल पहला सवाल बच्चे, यहां पर जो आपका सीबीएसई 2024 में पूछा गया सवाल है, कह रहा सर दो आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टर्स है बेटे, दो आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स है B1 और B2, और ये एक बॉल के पास बेटे -7 पिकोकूलम है, ये एक बॉल 1 है, इसके पास -7 पिकोकूलम है, और दूसरा मेरे बच्चे बॉल B2 है बेटे, इसके पास +4 पिकोकूलम है, ठीक है ना। अब ये इनको कांटेक्ट में लाया गया, एक तीसरा आइडेंटिकल बॉल है बेटे B3। जब कांटेक्ट में लाया गया तो बड़ ऑब्वियस सी बात है, तीनों के पास चार्जेस सेम हो गए बेटे, और अब जो फाइनल चार्ज है बेटे, फाइनल चार्ज हर एक बॉल के ऊपर -2 पिकोकूलम है, तो इसका मतलब -2, फिर उसके बाद प्लस में -2, फिर उसके बाद प्लस में -2। आप ध्यान से देखिएगा, जो फाइनल चार्ज है बेटे वो -6 पिकोकूलम है, जो फाइनल चार्ज है वो -6 पिकोकूलम है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमको क्या कहता है मेरे बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमको कहता है कि जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज होना चाहिए, मानी आपका इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो -7 +4 +x शुड बी इक्वल टू -6 के बराबर बेटे, तो -7 +4 -3 +6 शुड बी इक्वल टू -6, तो x बराबर कितना हो गया बेटे आपका? -6 +3, बोले तो -3 पिकोकूलम, तो x कितना हो गया बेटे? -3 पिकोकूलम। ये 2024 का दिल्ली का सेट 1 का पेपर है जिसके अंदर ये सवाल पूछा गया था, और ये क्वेश्चन का टॉपिक क्या है बेटे? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आप सभी बच्चों को बेटे ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी बेटे? आप सभी बच्चों को ये पीडीएफ बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, टेलीग्राम चैनल विच इज फिजिक्स ऑन योर टिप्स, विच इज फिजिक्स ऑन योर टिप्स बेटे, वहां पर ये मिलेगा आपको। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी कितनी हेल्प करेंगे इस वीडियो को शेयर करने में, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये कर रहे होंगे। तो आप अब कम से कम देखो टारगेट लेके चलते हैं, 14 डेज है, अगर हर चैप्टर के 20 सवाल भी लगाएंगे तो 280 क्वेश्चंस हो गए और रिवीजन अलग से। आइए भाई आगे बढ़ते हैं बेटे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर द कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r² का ग्राफ है बेटे। इसके बिहाफ पे हमने भाई देखो पिछले सालों में जो पूछा गया था,
ये 2024 में क्वेश्चन लगभग वैसा ही है जो पिछले सालों में पूछा जाता था। तो वो कहता था कि ग्राफ बनाओ, अब की बार ग्राफ दे रखा है और कह रहा है कौन सा चार्ज बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कैसे है बेटे। पहली बात तो आपको बताऊं, कूलाम्स लॉ क्या कहता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बेटे। इसका मतलब F तो 1 बाय आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर F और 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। गॉट इट बच्चे। और अगर मैं इसको देखता हूं बच्चे, सिंपल सी बात देखो, F को Y लिखा है, ठीक है ना, तो Y बराबर ये जो 1 बाय आर स्क्वायर है इसको x पर लिखा है हमने, तो y बराबर mx होता है बच्चे। तो यहां पर जो स्लोप है ग्राफ का वो k Q1 Q2 है, यानी जितना ज्यादा k तो कांस्टेंट है बेटे, तो जितना ज्यादा Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड होगा बेटे उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड होगा बेटे, मतलब मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा, उतना ही बड़ा स्लोप होगा। तो हमने कहा बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है, अब अगर यहां पर ये वाला स्लोप तो पॉजिटिव है भाई, ये वाला m तो पॉजिटिव है, तो उसके लिए भाई साहब दोनों का ही पॉजिटिव होना जरूरी है, उसके लिए दोनों का ही पॉजिटिव होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आ गई? या अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है, कोई बात नहीं, हम तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, दैट्स ओके। बट यहां पर क्या है मेरे बच्चे, स्लोप मेरा नेगेटिव है, स्लोप मेरा नेगेटिव है बेटे, ठीक है ना। अब अगर Q2 पॉजिटिव है तो बड़ी सिंपल सी बात है Q3 शुड बी नेगेटिव, हाँ कि ना? आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब इसको देखा देखी आप क्या देख पा रहे हैं बच्चे, अगर मैं इसको देखता हूं तो आप क्या देख पा रहे हैं? बट ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है बेटे, अगर आप ध्यान से देखेंगे Q1 Q2 Q3 बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, सुनो यहां पर लिखा भी है द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड। आप समझो चार्ज Q2 जो है वो पॉजिटिव है बेटे और उसका मैग्नीट्यूड लीस्ट है, मतलब सबसे कम मैग्नीट्यूड है उसका, मतलब सबसे कम मैग्नीट्यूड है उसका। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटे तो हमको क्या समझ में आता है, देखो अगर Q1 Q2 है बेटे तो Q1 भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और Q2 भी पॉजिटिव हो गया, और साथ में Q3 जो है वो नेगेटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से देखो बेटे, हमको तो यहां पर मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए, मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें। अच्छा एक और चीज देखो, यहां पर Q2 इंटू Q3 जो है, समझना मेरी बात, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो Q2 इंटू Q3 जो है बेटे वो बड़ा होगा ना Q1 Q2 से। कारण क्या है? क्योंकि स्लोप बड़ा है, एंगल बड़ा है तो स्लोप बड़ा है। तो अगर Q2 और Q2 जो है वो सेम है, जैसे मान लेते हैं ये 4 है और ये 4 है, तो इससे मुझको ये तो समझ में आ ही गया ना कि Q3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q1 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, हाँ कि ना। अब यहां पर देखना यह है कि आप मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं या फिर कैसे देख रहे हैं, समझिएगा भाई। इसको देखो, अगर ये फॉरेन एग्जांपल ये x है और ये भी x है, ठीक है ना। अब ये बड़ा होने के लिए Q3 का बड़ा होना जरूरी है। अब आइडियली अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज इट शुड बी लाइक दिस, आइडियली अगर हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज इट शुड बी लाइक दिस, डी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई बच्चा ये कह दे कि सर Q3 तो नेगेटिव है, तो उस हिसाब से फिर ये होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, क्योंकि देखो मेरे पास ये समझ में आ गया कि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है और Q3 नेगेटिव। अब पॉजिटिव तो एनी हाउ नेगेटिव से बड़ा ही होगा। तो अगर मैं देखूं साइन के साथ देखूं, अगर मैं साइन के साथ देखूं बेटे तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट बैठता है। और अगर मैं मैग्नीट्यूडिकली देखूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट बैठता है। अब मेरा सवाल ये है, अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका फाइनल आंसर क्या है, ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर है। कमेंट में आपने बताना है बेटे कि ए आंसर है कि डी आंसर है। कमेंट में आपको बताना है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके कि आंसर ए है कि डी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो हम यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन आया पढ़ लिए दैट्स इट, नहीं भाई, आपको सिखाना है, आपको कॉन्सेप्ट कराना है, आपको सब कुछ समझाना है, फिर आगे बढ़ना है बेटे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है
जिसका डाइपोल मोमेंट P है बेटे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझिएगा बच्चे, यहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको तभी समझ आता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मैं यही चाहता हूं कि मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आपने धड़ाधड़ कर लिए, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। तो मैंने कहा सर स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में बेटे, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में बच्चे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। और वो होता कब है बच्चे? जब एंगल 0 डिग्री होता है। समझिएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में बेटे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में बेटे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है बच्चे, और वो कब होता है? जब एंगल 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है कि हमको इसको स्टेबल से अनस्टेबल तक लेकर जाने के लिए कितना वर्क डन होगा। अब कभी भी क्वेश्चन आए तो देखिए, इसलिए बार बार बोला जाता है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला W आता है माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बच्चे W इज माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। समझ में आया कि नहीं आया? तो माइनस PE cos θ2 का मतलब है cos 180 माइनस cos 0 बेटे। सो माइनस PE -1 तो ये हो जाएगा 2PE, ये हो जाएगा 2PE। एंड आई गेस आप लोगों को अब समझ आ गया, 2024 का ही सवाल है डाइपोल से रिलेटेड। यही से आपको अंदाजा लगता है कि भाई क्वेश्चंस मतलब टॉपिक कौन सा मस्ट है। देखो यार, अल्टीमेटली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियोकर स्टूडेंट एंड टॉपर स्टूडेंट? दोनों लोग में एक बड़ा डिफरेंस है। मीडियोकर बच्चा टॉपर बच्चे से ज्यादा पढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा मार्क्स जो है वो टॉपर वाले के आते इसलिए क्योंकि टॉपर बच्चा जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है बेटे। तो इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चंस दबा के प्रैक्टिस करने हैं। गॉट इट गाइस? चलिए मेरे भाई, हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां तक हमने कर लिया, लेट्स मूव अहेड। बोला सर एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बेटे। ओके जी, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बच्चे, और कह रहा है सर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी कितना है बेटे? लैम्डा है। इज केप्ट अलोंग y' एक्सिस इन XY प्लेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मतलब ऐसे इस अलोंग रखा हुआ है। ठीक है सर। द कूलम्ब फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q एट अ पॉइंट x0, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर एक पॉइंट रखा हुआ है बेटे। अब ये जो इनफाइनाइट चार्ज है वायर है बेटे, इसकी वजह से बेटे इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा? बड़ा ऑब्वियस सी बात है बेटे, ये इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा फोर्स लगाएगा बेटे, और ये जो फोर्स होगा बेटे ये आपका QE होगा और खुद से दूर होगा। तो इतना तो आप ऑड वन आउट करके कर लीजिए कि ये अट्रैक्टिव नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, मानी होगा रिपल्सिव। अब फॉर्मूला आपको गॉस थ्योरम कितनी बार बोला है कि याद होना चाहिए। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है λ/2πε0 इंटू डिस्टेंस, यहां पर x दे रखा है तो आप x ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बेटे। तो ये वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चे। अब अगर आप इसी को यहां रख देंगे बेटे, अगर आप इसी को यहां रख देंगे बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा λ/2πε0 x इंटू Q। सो वी विल से दैट, अब आपका आंसर जो है वो B इज द करेक्ट आंसर। पहले आपने ऑड वन आउट किया कि रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, फिर आपने देखा मेरा आंसर सही कौन सा हो सकता है, और हमने फटाफट B पे क्लिक कर दिया। इसी के साथ हम 4 सवाल कर चुके हैं बेटे। 5वें पे बढ़ते हैं। 5वां सवाल कहता है बेटे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ध्यान से देखना बेटे, मेरा कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो पहले टॉपिक लीजिएगा, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर ही क्वेश्चन पे आइएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा?
टॉपिक भी आपको आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है एट एन एंगल ऑफ इतना। अब जो गिवन है वो लिख लो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैंने कहा ठीक है सर। एंगल कितना है बच्चे 30 डिग्री। एंगल कितना है बेटे 30 डिग्री। और टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा मेरे भाई 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ द लेंथ इज, अब डाइपोल का लेंथ अक्सर बच्चा गलती करता है एल लिख देता है। एल नहीं भाई, डाइपोल लेंथ को आप 2L माना है हमेशा, तो इसलिए 2L लिखेंगे बेटे, विच इज 2 सेंटीमीटर, जिसको पहले ही गलती का गुंजाइश मत करो, पहले ही आप इधर मीटर में लिख दो। अभी आसान लगता है, पेपर में करते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि हमको लगता है यार चीजें छूट जाती है, चीजें मिस हो जाती है। मिस ना हो इसलिए पहले ही बता रहा हूं। राइट बच्चा पार्टी। चलो तो मैंने कहा सर यहां तक हमने कर लिया, हमसे तो चार्ज पूछ रहा है, 2023 का सवाल है ये। तो सर आपको पता है टॉर्क बराबर PE sin थीटा होता है मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर ऐसा हो तो Q2L होता है P × E sin थीटा, ये टॉर्क होता है। तो चार्ज बराबर टॉर्क बटे 2L E sin थीटा कर लो, ये भी ठीक है यार। टॉर्क की जगह बेटे 4 आ जाएगा, 2L की जगह 2 × 10⁻²⁻² आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 2 × 10⁵ आ जाएगा बेटे, 2 × 10⁵ आ जाएगा, और sin 30 जो कि cos 60 होता है मानी 1/2 आ जाएगा। भाई साहब 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, आंसर आएगा 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और आई विल से 2 मिली कूलम, और आई विल से 2 मिली कूलम। सो ये रहा मेरा फाइनल आंसर बेटे। सो दिस इज माय फाइनल आंसर मेरे बच्चे। आई होप सो यू गाइज आर क्लियर विद दिस पार्ट। मेरे हिसाब से ये समझ आ गया आप लोगों को, आप लोग कर पा रहे हैं इसको। फिर 2023 का दिल्ली सेट 1 का क्वेश्चन है बच्चे, ये भी सेट 1 का क्वेश्चन था, ये भी सेट 1 का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 2 × 10⁵ दे रखा है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है सर डाइपोल एक्सपीरियंसेस, टॉर्क आपको ये दे रखा है, बिल्कुल ठीक है सर, और डाइपोल का लेंथ भी आपको दे रखा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है मेरे भाई, ठीक है ना। आपसे चार्ज पूछ रहा है। अब ये तो मेरा हक बनता है कि बस वैल्यू अगर चेंज कर दी, फॉर्मूला सेम, क्वेश्चन सेम, तो आपसे इतना तो बोल सकता हूं भाई कि इसका आंसर आप मुझको प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इतना तो बोल ही सकता हूं ना बेटे कि इसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पक्की बात है, चल सकते हैं आगे। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज इतना। एक पॉइंट चार्ज होगा बेटे, यहां से कुछ 4 मीटर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे वो 9 यूनिट है, यानी 9 न्यूटन पर कूलम है। हमने कहा ठीक है, सेम चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से कितनी दूरी पर, कुछ x दूरी होगा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो दूरी तो कम होगा ही होगा, बिल्कुल ठीक है सर। इस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम है बच्चे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है, K भी सेम Q भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे। इसका मतलब बच्चे E1/E2 आपका R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ये भी ठीक है यार। तो E1 कितना बेटे 9, E2 कितना बच्चे 16, R2 कितना हमको नहीं पता x का स्क्वायर, R1 कितना बेटे 4 का स्क्वायर। सर ध्यान से देखिएगा, 9/16 बराबर x² बटे 16, 16 से 16 कट गया तो x² बराबर 9 मिल गया, तो x बराबर ±3 मिल गया। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता भाई, तो इसीलिए हमने फटाफट अपना कलम उठाया, अपना पेन उठाया और 3 मीटर पे टिक कर दिया बेटे। इसीलिए हमने फटाफट बेटे अपना कलम उठाया, अपना पेन उठाया और सीधा सीधा 3 मीटर पर टिक कर दिया बच्चे। क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई बेटे? आई होप सो यू गाइज आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस पार्ट बच्चे। पक्की बात है, यहां तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बेटे। नाउ वी विल मूव अहेड बेटे। आगे कह रहा है सर एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल है जो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है 3 मीटर की दूरी पर। पॉइंट का डिस्टेंस, अगर ये फील्ड E/4 हो जाए, सेम क्वेश्चन है बेटे,
तो फिर से आपको बोलूंगा कि आप देखो 2023 का सेट 1 में ये आया है, सेट 2 में क्वेश्चन सेम आया है, बस भाषा थोड़ी बदली है मगर सवाल तो सेम है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बेटे मुझे नहीं पता कितना बच्चा देखेगा कितना नहीं देखेगा, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप अगर देखने वाले में से है और आप एक भी बच्चे हैं तो कमेंट करिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होगा तब आप यहां पर वीडियो पर कमेंट करने जरूर आएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बच्चे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। 2023 का सेट 3 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। आपको पता है टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा होता है बच्चे, याद रखना फॉर टॉर्क बराबर मैक्सिमम मेरे बच्चे थीटा अपना 90 डिग्री होता है, तो टॉर्क मैक्स अपना पीई हो जाता है बच्चे। तो मैक्स टॉर्क कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। हमसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है, कोई बात नहीं भाई। तो ई बराबर टॉर्क बाय पी कर लो। टॉर्क मैक्स क्या है, 6 10 की पावर -4। डाइपोल मोमेंट क्या है, 2 × 10 की पावर -8। 2 से गया 3, -4 की जगह +4 हो जाएगा। सो 3 × 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। वोल्ट पर मीटर क्यों आया सर, अभी तक तो हम न्यूटन पर कूलाम पढ़ते थे। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड V/L भी तो होता है। देयरफॉर यूनिट ऑफ ई या तो आप वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं या न्यूटन पर कूलाम भी बोल सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए बेटे, कुछ चीजें हैं जो ऑन टिप्स होने चाहिए। टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो का पीडीएफ और साथ साथ में बेटे नोट्स भी दे दूंगा आपको, नोट्स भी भेज दूंगा आपको। हम आगे बढ़ेंगे बच्चे अगले सवाल की तरफ, विच इज 10th क्वेश्चन। कह रहा है सर अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वाई। सुनना मेरी बात, एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है एक्स, इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई। एक वाई ऑब्जेक्ट, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट बेटे इस चार्ज पार्टिकल को तभी रिपेल कर सकता है अगर वो खुद उसी नेचर का हो, मतलब वाई भी नेगेटिव होना जरूरी है बेटे। सुनना मेरी बात, यदि एक्स नेगेटिव है बेटे तो एक्स को वाई रिपेल तभी कर सकता है जब वो खुद भी एक नेगेटिव पार्टिकल हो, क्योंकि हम कहते हैं ना रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट जेड है बेटे, वाई उसको अट्रैक्ट करता है, वाई जो है इस जेड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ये तो नेगेटिव है, कंफर्म बात है, ठीक है ना। ये क्या है पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर जेड, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना बच्चे, बड़ी ही सिंपल सी बात है यार। वाई अगर एक्स को रिपेल कर दे रहा है तो ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज ओनली, नेगेटिवली चार्ज ओनली, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। बेटे अगर अट्रैक्शन हो रही है तो नेगेटिवली चार्ज तो किसी हालत में नहीं हो सकता। बच्चों को डाउट होगा या तो ये या ये, ठीक है ना। अब बात यह है बेटे कि सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के तहत एक न्यूट्रल बॉडी को भी वाई अपनी तरफ खींच सकता है। तो आपको पता नहीं है इसलिए आप कह देंगे या तो ये न्यूट्रल हो सकता है या फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है बेटे। बच्चे या तो ये न्यूट्रल हो सकता है या फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे, सहमत है आप मेरी बात से। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स इतना इलेक्ट्रॉन्स, नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स। ध्यान से देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम का चार्ज है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, मानी नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो नेट कितना बचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटे वो कितना है, फॉर्मूला होता है एनई, चार्ज का फॉर्मूला। एन कितना है मेरे भाई, 5 × 10 की पावर 18, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना हो गया। अब 5 से 16 गएगा तो 8 और 10 की पावर -1 हुआ, विच इज 0.8 कूलम। मगर ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि खुद में नेगेटिव होता है बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया। सो नेट चार्ज इज दी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस प्रोटॉन चार्ज बेटे, समझ में आया कि नहीं आया। ये तो आपका 1 है,
1 में से बेटे इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने 0.8 माइनस किया, इससे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा बेटे 0.20 कूलम्ब का। कोविड के अगले ही साल जब एमसीक्यू वाला पेपर हुआ था 2021 में, तब ये क्वेश्चन आया था बेटे। तो सीबीएसई 2021 का टर्म 1 का क्वेश्चन है। अगला सवाल, एक्सपेरिमेंट में कह रहा है सर 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स फेयर्स है और ये हमने एक चैम्बर में स्प्रे कर दिए, ठीक है ना, एंड बिकम चार्ज्ड +3 +5e -3। समझना मेरी बात, इनिशियल चार्ज क्या है बेटे? +3e +5e और -3e, ठीक है ना। अगर मैं देखूं सबको ऐड करके तो अल्टीमेटली 5e बनता है बेटे। इनिशियल जो टोटल चार्ज है वो 5e बनता है। अब कह रहा सर तीनों स्फेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आए कुछ समय के लिए और फिर सेपरेट हो गए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज? आपको यह बात पता होना चाहिए बेटे कि इनिशियल चार्ज, सम ऑफ ऑल इनिशियल चार्जेस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल फाइनल चार्जेस। तो पहले तो आप ऑड वन आउट करा करो, हमेशा स्मार्ट वर्क करके सभी चार्जेस में पहले ऐड करो 5 कहां बन रहा है। 6 और 6 12 -7, एक तो यहां बन रहा है, ठीक है जी। 7 5 12 -8, ये तो हो ही नहीं सकता, फाइनल चार्ज ही सेम नहीं है। 5 5 10 -4, ये भी नहीं हो सकता है। अब बच्चे को ये रहता है कि सर 5.5 और 6 3 9 में से 4, ये या तो ये हो सकता है या ये, मगर क्वांटाइजेशन क्या बोलता है भाई? क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। अब इधर आपका आधा 5.5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटे। तो इसीलिए बच्चे हमने जो है फटाफट अपना पेन उठाया और बी पे टिक कर दिया। आपको सोचना पड़ता है बेटे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रट्टे मारने हैं। आप सोचिए यार, आपको सोचने पर हम मजबूर कर देंगे। और अभी जो ये सीरीज चल रही है बेटे, इसके साथ साथ आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा, भरपूर कंटेंट, कि आपको मजे आ जाएंगे। राइट बच्चा पार्टी? स्ट्रैटेजीज नहीं दे रहा हूं, काम कर रहा हूं, आपके साथ काम दे रहा हूं आपको। अगला सवाल कह रहा है बच्चे 3 आइडेंटिकल चार्जेस है और वो एक्स एक्सिस पर रखे गए हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद एडजेसेंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। देखो भाई, एक चार्ज है भाई, मान लेते हैं 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। ये भी d दूरी पर रखा है और ये भी d दूरी पर रखा है, ठीक है ना भाई। बोल रहा है सर अगर बगल वाला चार्ज F फोर्स लगा रहा है तो I कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तो नेट फोर्स क्या होगा हर एक चार्ज पर? अब ध्यान से देखो बेटे, आइडेंटिकल है तो ये इसको इधर को धक्का मारेगा, ये इधर को धक्का मारेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बीच वाले के ऊपर तो हमेशा ही नेट फोर्स 0 होगा बेटे, हाँ या ना? तो इसलिए ऑड वन आउट कर दो भाई, जहां बीच में 0 नहीं है उसको वैसे ही खत्म कर दो। अब यहां भी 0 है, यहां भी ऐसे भी कर, ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। सुनना मेरी बात, इस वाले के ऊपर इधर को फोर्स लगेगा और इस वाले के ऊपर नेट फोर्स इधर को लगेगा, क्योंकि ये 2 वाला भी इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है ना, और 3 वाला भी इधर फोर्स लगाएगा। सही बात है बेटे? इस कंडीशन में 2 वाला भी इधर लगाएगा और 1 वाला भी इधर लगाएगा। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा बच्चे, वो आपका कुछ आई कैप होगा। यहां पर जो नेट फोर्स होगा बेटे, वो आपका माइनस में कुछ माइनस में आई कैप होगा। सही है भाई? तो यहां से भी आप ऑड वन आउट कर लो बेटे। हमने सीधा सीधा बोला भाई इधर का जो प्लस प्लस है ये खत्म हो जाएगा भाई, आंसर तो यही रहेगा। मगर अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर बात आपकी ठीक है, आंसर यही रहेगा, मगर अब बात इतनी सी बन रही है हमारी कि सर ये कैसे आया। मैं आपको बताता हूं, देखो बेटे, पहले इस वाले के ऊपर फोर्स निकालो। F/1 ड्यू टू 2, जिसको आपने F बोला है बच्चे, वो KQ² बाय D² हो गया बच्चे। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना, हमने कहा ओके। फिर F/1 ड्यू टू 3 जो होगा वो KQ² अपॉन D, और D कितना हो जाएगा? 2D का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी KQ² बाय 4D का स्क्वायर हो जाएगा, जो सीधा सीधा F/4 आ रहा है। हाँ कि ना बेटे? हाँ कि ना बच्चे? बिल्कुल ठीक है सर। तो F नेट क्या होगा बच्चे? वो F/1 ड्यू टू 2 प्लस F/1 ड्यू टू 3 हो जाएगा, मानी F प्लस F/4, बोले तो 5F/4 हो गया। मैं दोबारा से एक बार ये बता देता हूं, फिर से देख लो एक बार, ठीक है ना।
हमने कहा एफ नेट जो है वो ऐड हो जाएगा भाई, ये वाला जब लगाएगा एफ ऑन 1 ड्यू टू 2 तो एफ विच इज के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है ना बेटे, और एफ ऑन 1 ड्यू टू 3 जो है वो के क्यू स्क्वायर बाई 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एफ बाई 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों का ऐड किया तो 5f बाई 4 आया। 5f बाई 4 आते ही हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में इतना, राइट साइड में ये लगाएगा और ये लगाएगा, ऐड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर बेटे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q, अच्छा एक 2q पॉइंट चार्ज है और एक r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ E है। वैसे तो आपको पता है k इंटू 2q बाई आर स्क्वायर होना चाहिए। कह रहा है सर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, एक शेल है बच्चे ऑफ रेडियस r, ठीक है ना, with total charge q at a distance r by 2 will be, ध्यान से देखना इसका चार्ज कितना है q, और r by 2 डिस्टेंस पर, जो कि r कैपिटल R से बड़ा है तो आप बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे में जो फॉर्मूला होगा वो तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा बेटे, गलत तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना, के क्यू बाय इनफैक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ r by 2, समझना मेरी बात, r by 2 बोल रहा है वो, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ r by 2, तो r by 2 का होल स्क्वायर हो गया यहां पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सो आई विल से दिस इज नाउ 4kq बाय आर स्क्वायर हो गया, 4kq बाय आर स्क्वायर हो गया बच्चे, 4kq बाय आर स्क्वायर हो गया। हमने कहा ठीक है यार, तो अगर इससे कंपैरिजन करें तो ये तो 2e के बराबर आ गया, ये तो 2e के बराबर आ गया बच्चे। समझ आया कि नहीं आया? आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। बेसिक सा सवाल था गॉस थ्योरम का, आसानी से आप कर सकते। आगे बढ़, कह रहा है सर which one of the following diagram correctly represents the electric field between two charged part plates if a neutral conductor is placed in between the plates। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने न्यूट्रल कंडक्टर बीच में रखा है बेटे तो ऐसे कंडीशन में बच्चे आप देखो पॉजिटिव चार्ज, देखिए स्ट्रेट तो कभी हो नहीं सकता, हमेशा ये भी नहीं हो सकता, आपको पता चलेगी। इस और इसमें भी इसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आनी चाहिए थी ना भाई, तो ये तो शक्ल से मुझको दिख रहा है कि भाई ये सही है आपका। 2020 का सवाल है, यानी 2024-25 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सब मैंने आपको यहां पर बताए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसने क्या बोला है कि सर इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट वाज सिचुएटेड देन, तो आप ध्यान से देखो बेटे ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा है बच्चे प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है ये तो मेरे अलोंग जाएगा। अब आप कह रहे हो नहीं भाई मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूं, तो कह रहा है सर वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद की डायरेक्शन में फोर्स वर्क डन करना चाहता है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ये कोई बात ही नहीं हुई। एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, अच्छा रुको सुनो भाई, एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स डिस्प्लेसिंग द चार्ज, मेरे हिसाब से तो यही कॉन्सेप्ट है भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स डिस्प्लेसिंग द चार्ज, कोई एक्सटर्नल सोर्स ही तो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, खुद से तो वो हो नहीं सकता बेटे। अगले सवाल में असर्शन रीजन पूछा गया है बेटे, कह रहा है सर वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ में अगर किसी भी चार्ज को मूव करना है बच्चे, ठीक है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ध्यान से देखना बेटे, ये बात सही है बेटे, ये बात सही है कि वर्क डन अगर क्लोज्ड पाथ में कर रहे हो तो जीरो है। कारण इसलिए बेटे कि जो ये फोर्स है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव, इसमें तो आप यही लिख देंगे कि दोनों ट्रू है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है बच्चे कि जो मेरा वर्क डन है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। यानी वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वर्क डन तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, मेरी बात समझना। वर्क डन तो सिर्फ और सिर्फ बेटे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटे? अगला सवाल कह रहा है कि सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटे डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डाइपोल का ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन होता है, यह बात बिल्कुल ट्रू है बेटे। कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होता है। तो कह रहा है सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। ये भी बात ट्रू है और दोनों ही करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां तक अब देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कहा था मैं कराऊंगा, पीडीएफ पूरी शेयर करूंगा, इसके अंदर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, मगर उससे पहले जो हमारे फ्लक्स वाले क्वेश्चन है 2-3 एमसीक्यूज, जैसे 2023 में ये पूछा गया था कि सर एक चार्ज क्यू अगर मैंने क्यूब के सेंटर पे रखा है, हमने कहा ओके, रख दिया भाई आपने कैपिटल चार्ज क्यू को आपने बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे रख दिया। बोला सर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा भाई? कुछ नहीं यार, 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वाई थ्रू वन फेस, क्योंकि जो फ्लक्स है, जो चार्ज है, वो 6 फेस शेयर कर रही है। अगर 6 फेसेस के अक्रॉस फ्लक्स 5 है तो एक फेस के अक्रॉस कितना होगा? 5/6। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपको ये समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है सर। अगर डिटेल में ये पूरा चैप्टर देखना है तो सर्च कर लो वन शॉट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वन शॉट विनोद सर, आ जाएगा आपके पास, मल्टीपल टाइम करवाया गया है। कह रहा सर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। बच्चे अगर Q कूलम चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इफ Q इज इक्वल्स टू 1 बेटे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए आपने फटाफट कर दिया 1 बाय एप्सिलॉन। 2020 के इस वाले सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। और फिर उसके बाद कह रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0 देन वी कैन इन्फर। अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस बेटे, अगर मैं कह रहा हूं कि नेट फ्लक्स 0 है बेटे, तो नेट फ्लक्स क्या होता है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, सो दिस शुड बी 0। ये नहीं कह रहा हूं कि चार्ज अंदर होगा नहीं, मैं कह रहा हूं नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सुनिएगा भाई, अगर वो कहता कि सर नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस तो गलत हो जाएगा। चार्ज हो सकता है, डाइपोल भी तो हो सकता है, सो नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। आई गेस बेटे हमने आपको 16 और 3 19 एमसीक्यूज कराए, 2 असर्शन रीजन, 21 सवाल आपको मैंने करा दी। समझाने के साथ अगर 2 मिनट पर क्वेश्चन भी लिया जाए तो बहुत सही फेस है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत धीरे चल रहे हैं फिर क्या है। आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि आज ये आपने कर लिया बेटे, कल चैप्टर 2 होने से पहले इसको जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। मैं आपसे मुलाकात करता हूं बेटे आप ही के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए यार आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चे। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस।